Hello everyone, my name is Kumkum Gautam and welcome to the Learn Biology Online and आज हम पढ़ने वाले हैं conduction of nerve impulses. So conduction is basically one second. Yeah. So कोई भी स्टिमुलाई अगर नर्व के पास में आता है और उसको मसल्स को रिले करना होता है कि आपको ये काम करना है वो काम करना है, तो उसके लिए हमें इम्पल्स का जो नर्व इम्पल्स होता है उनका कंडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये हमारे ग्रेजुएशन हो गया, नीट हो गया और हमारा जो मास्टर्स में एंट्रेंसेस हो गए या फिर हमारा CSI नेट हो गया, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, नर्व सेल्स हैव अ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। पोलराइज्ड मेम्ब्रेन मतलब उस पे ऊपर कोई भी चार्ज है, कोई पोटेंशियल है, तो उस पोटेंशियल को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या फिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन पे कोई चार्ज है, दैट्स व्हाई वी कॉल दैम मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये चार्ज आता कहाँ से, क्यों है चार्ज? क्योंकि वहाँ पे वेराइटी ऑफ आयन चैनल्स आर फाउंड, जैसे सोडियम आयन चैनल हो गए, पोटेशियम आयन चैनल्स हो गए, जिसकी वजह से क्या होता है, ये मेम्ब्रेन थोड़ी पोलराइज्ड रहती है। कुछ तो ओपन ही रहते हैं, कुछ क्या होता है, कोई भी स्टिमुलाई आएगा तब जाके वो ओपन होंगे, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए होती है उन्हें ओपन होने के लिए। दैट इज वाई द मेम्ब्रेन बिकम एक्साइटेबल। तो जैसे ही हमारा कोई भी स्टिमुलाई आता है तो मेम्ब्रेन एक्साइट होगी और एक्साइट करने के बाद चैनल्स ओपन होंगे और वहाँ पे नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होगा। नेक्स्ट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कोई भी मेम्ब्रेन, जब कोई भी स्टिमुलाई नहीं आ रहा है उस टाइम पे भी एक पोटेंशियल रहता है, वहाँ पे मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है। ओके, तो जो रेस्ट के टाइम पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है वी कॉल देम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उस टाइम पे क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू द ECM। दिस इज ECM, सॉरी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ओके, हियर यू कैन सी दिस इज अ साइटोप्लाज्म वाला पार्ट जिसपे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है एज कंपेयर टू द आउटसाइड, और आउटसाइड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, अब जो परमेबिलिटी होती है सोडियम आइंस की वो 10 टाइम्स मोर होती है आउटसाइड, जबकि सोडियम पोटेशियम आयन की जो परमेबिलिटी होती है इनसाइड के लिए 30 टाइम्स मोर होती है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है ट्रांसफर। सो एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जहाँ पे डेंड्राइट्स हैं, ये क्या करेंगे, स्टिमुलाई को कलेक्ट करेंगे और ये जो अपर वाला पार्ट है हम इसको क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारा न्यूक्लियस भी होगा, हमारा निसल्स ग्रेन्यूल्स भी होंगे। ये जो निसल्स ग्रेन्यूल होते हैं वो RNA प्लस प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। डेंड्राइट इन्फॉर्मेशन लेगा, स्टिमुलाई लेगा, आने के बाद वो एक्सोन, दिस इज एन एक्सोन, ये जो टनल है वो एक्सोन है। ठीक है, ये एक्सोन के थ्रू आएगा। ठीक है, इसके जो एक्सोन होता है उसके ऊपर जो ये पिंक वाली लेयर है हम उसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे सेल्स हैं उन्हें श्वान सेल्स बोलते हैं। ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है, जहाँ पे हमारा ये स्वान सेल्स नहीं होते या फिर माइलिन शीथ कवर नहीं होता है हम उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये जो माइलिन शीथ होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फास्ट कंडक्शन के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छा कंडक्शन हमें अगर करना है तो उसके लिए ये हमारी माइलिन शीथ इम्पॉर्टेंट होती है। अभी एक्सोन टर्मिनल आ गया। एक्सोन टर्मिनल पर एक सिनेप्टिक नॉब होती है। सिनेप्टिक नॉब मतलब कोई भी स्वेलन पार्ट, क्योंकि ये नॉब होती है। अब इसके थ्रू वो कोई भी स्टिमुलाई जो आया था अगर मसल्स के पास जाना है किसी फंक्शन कराने के लिए तो वो वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला प्रोसेस चलेगा। ठीक है, ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हैज़ पुअर परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आयंस, जबकि हायर परमेबिलिटी होती है पोटेशियम आयंस के लिए। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टाइम पे किसकी ज़्यादा परमेबिलिटी होती है, तो पोटेशियम आयन की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सोडियम आयंस, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन क्या रहती है, पोलराइज्ड रहती है, क्योंकि एक ज़्यादा है एक कम है। सो वी शुड नो कि पोटेशियम की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है 30 टाइम्स मोर इनसाइड होती है, जबकि हमारी सोडियम कॉन्सेंट्रेशन की 10 टाइम्स होती है आउटसाइड। ओके, नाउ कंडक्शन प्रोसेस, ये ग्राफ है जिसकी वजह से हम थोड़ा बहुत पहले इसका जनरल व्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर
उसमें आएंगे। ठीक है, जो वाई एक्सिस है उस पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ओके वेट, मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जिसे हम मिली वोल्ट से करते हैं, एंड जो इधर एक्स एक्सिस पे है उसे मिली सेकेंड के उस पे है। अब ये जो -70 MB है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए। इट्स मीन्स कि सेल को, नर्व सेल जो होती है -70 MB पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करके रखती हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर स्टिमुलाई आ रहा है तो उसको ये थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, हमें उसको पहले कवर करना पड़ेगा तभी हम आगे जा पाएंगे। तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है -70 MB कि कोई भी अगर स्टिमुलाई आ रहा है तो उसको पहले इसको पार करना ही होगा। तो जैसे ही कोई स्टिमुलाई आया, -70 MB उसकी वैल्यू हुई, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे होता है डीपोलराइजेशन। दिस इज अ डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हो गया कि सोडियम आयन की एंट्री हो गई है अंदर की साइड। ठीक है, वो अंदर आने लग गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तो -70 था, अब कहाँ पहुंच गया वो, +20 या +30 MB तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, और ये जो सोडियम आयंस के चैनल होते हैं वो 0.5 मिली सेकेंड्स के लिए खुलते हैं। जैसे ही बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं तो रिवर्सल होने लग जाती है प्रोसेस। ठीक है, फिर क्या होता है, रीपोलराइजेशन होता है। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या होगा, अब सोडियम आयन बाहर मूव करेंगे। डीपोलराइजेशन में सोडियम आयंस इन मूव कर रहे थे, और रीपोलराइजेशन में पोटेशियम आयन जो होंगे बाहर की तरफ मूव करेंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन बोलेंगे। तो क्या होता है कि ये जो पोटेशियम आयंस होते हैं वो जल्दी से बंद नहीं हो पाते, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो -70 से नीचे पहुंच के -55 या -60 MB तक वैल्यू पहुंच जाती है। और उस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। जिसमें क्या होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड, मतलब कि वो अपना टाइम ले रहा है नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल पे आने के लिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाती हैं चीज़ें। Okay, let's start now with the depolarization. Depolarization में क्या होता है, हमारा सोडियम आयन चैनल मूव कर रहे थे इनसाइड। ओके, सो व्हेन स्टिमुलेटेड मतलब कोई भी स्टिमुलस आया, और आने के बाद क्या होगा, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होंगे, कौन से, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे और इनफ्लो हो जाएगा सोडियम आयंस का, अंदर मूव कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी। तो हमें पता है पहले नेगेटिव चार्ज था मेम्ब्रेन पे इनसाइड, जब हम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे थे। अब क्या हो जाएगा, सोडियम आयंस के मूव करने से वो पॉजिटिव चार्ज शो करने लग जाएगी। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है विच सेट्स इन द वेव ऑफ डीपोलराइजेशन इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, और इसी को क्या बोलते हैं हम, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, मतलब एक्शन यहीं पे हो रहा है सारा का सारा। ठीक है, डीपोलराइजेशन के टाइम पे क्या हो जाएगा, -70 से 20 + 30 पे पहुंच जाता है। ठीक है, पोटेंशियल जो होता है एमबी पोटेंशियल। नाउ सोडियम चैनल्स जो होते हैं सिर्फ 0.5 मिली सेकेंड एम या मिली सेकेंड के लिए ओपन होते हैं। अब ओपन हो गए, अब बंद हो जाएंगे सोडियम चैनल आयन। जैसे सोडियम चैनल आयन बंद होंगे आफ्टर, सॉरी दिस इज मिली सेकेंड है ना, सो जैसे ही बंद होंगे आप 0.5 मिली सेकेंड के बाद में मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा परमेबल हो जाती है पोटेशियम आयन के लिए, के पॉजिटिव आयन के लिए ज़्यादा परमेबल हो जाएगी। तो ये के पॉजिटिव आयन गेट ओपन हो जाएंगे, वोल्टेज गेटेड होते हैं ये लोग भी। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, एंटीरियर फिर से नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो द चेंज ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि जब सोडियम आयन था डीपोलराइजेशन हुआ था तो एक्साइटेड स्टेज में पहुंच गई थी, टू द रेस्टिंग स्टेट इज नोन एज रीपोलराइजेशन। लेकिन जो हाइपर पोलराइजेशन होता है वो कब हो जाता है, क्योंकि जो के पॉजिटिव आयन चैनल होते हैं वो ओपन रह जाते हैं कुछ देर के लिए, बिट लॉन्गर पीरियड के लिए, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत नेगेटिव हो जाता है, -55 टू -60 पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। फिर बाद में उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाता है धीरे धीरे आफ्टर रिफ्रैक्टरी पीरियड। नाउ इसको देखते हैं। हाँ, देखो पहले क्या हुआ, हमारे के पॉजिटिव आयन मूव कर रहे थे बाहर की साइड, सोडियम आयन मूव कर रहे थे इनसाइड की साइड।
ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस चल रहा था कि हमारे पोटेशियम आयन ज़्यादा परमिएबल थे, आपको पता दिख रहा होगा ज़्यादा परमिएबल है, लेकिन सोडियम आयन इतना परमिएबल नहीं है। और एक और पंप चल रही होती है, ये जो पंप होती है इसमें एटीपी रिक्वायर्ड होता है, दिस इज अ पंप। ठीक है, ये पंप है। इसमें क्या होता है, 3 Na पॉजिटिव मूव करते हैं, क्योंकि नॉर्मली Na पॉजिटिव बाहर मूव करते हैं, तो ये पंप क्या करती है, 3 Na पॉजिटिव को बाहर निकालेगी और 2 K पॉजिटिव को अंदर लेके आएगी। ये अलग प्रोसीजर है, अभी हम सिर्फ डीपोलराइजेशन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये पंप ये वाला काम करती है कि 3 Na पॉजिटिव एक्सचेंज करते हैं विद 2 K पॉजिटिव। ओके, तो K पॉजिटिव डिफ्यूजेस मूव रैपिडली देन सोडियम आयंस। हमें पता है कि K पॉजिटिव की ज़्यादा परमेबिलिटी होती है एज सोडियम आयंस, और यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम पंप भी काम कर रही होती है। फिर क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन में क्या होता है, सोडियम आयंस मूव करना कर देते हैं स्टार्ट अंदर की साइड। ठीक है, रैपिड फ्री डिफ्यूजन ऑफ सोडियम आयंस इनसाइड थ्रू वोल्टेज गेटेड चैनल्स। वोल्टेज गेटेड चैनल्स के थ्रू वो अंदर आना स्टार्ट कर देंगे। रिपोलेशन में क्या होगा कि जो पोटेशियम आयन थे, के पॉजिटिव आयन थे, वो बाहर की ओर मूव करना स्टार्ट करेंगे, और इस प्रोसेस को डिफ्यूजन ऑफ के पॉजिटिव आयन थ्रू द वोल्टेज गेटेड चैनल्स को बोलते हैं रिपोलराइजेशन। ठीक है, तो इतना ही था इसके बारे में। ये पंप वाला जो प्रोसीजर है वो अलग से होता है, इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से जो 3 Na पॉजिटिव होते हैं वो बाहर जाते हैं, 2 K पॉजिटिव इनसाइड आते हैं। और ये रिपोलराइजेशन जो होता है हमारा सिनेप्टिक नॉब के साइड में होता है, जहाँ पे ये रिपोलराइजेशन होगा, जिसकी वजह से स्टिमुलस जो होगा मसल्स के पास जाएगा, मसल्स एक्शन लेंगी, और ये सब चीज़ें ऐसे होती हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, आई होप समझ आया होगा सबसे इम्पोर्टेंट। और अगर समझ आया है, अगर आपको कुछ भी अगर फिर भी इश्यू है या फिर कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं रिप्लाई करूँगी। और सब्सक्राइब करें जिससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ। एंड थैंक यू सो मच।